द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूका काजियो का ही ब्लड पी के मर जाती है और उसे मरते हुए कहता है कि तुम मेरा काम करो, और बेचारा काजियो अपना प्यार को खो देता है। यूका, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं वैसा ही करूँगा जैसे तुमने कहा है। मैं यूका के साथ की गई प्रॉमिस को पूरा करूँगा। मैं उसकी काम करूँगा प्राइड और ऑनर के साथ। मैं तुम्हें मार डालूंगा और साथ ही उस पीटर को भी मार डालूंगा। और वो अपने नाखून से अपने बॉडी को पूरी तरह से चीर लेता है, जिससे और भी ज़्यादा खून बहने लगता है। और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करता है, जिससे हर तरफ बस दीवारें टूटता है। और काजियो एकदम जंगली की तरह पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और पीटर उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी काजियो जोर से नीचे ज़मीन पे दे मारता है, जिससे नीचे की ज़मीन भी टूटने लगता है। वैसे ये मिट्टी तो नहीं, ये बोट पर है तो शायद ये लकड़ी होगा। लेकिन पीटर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सोचता है कि वो बस फाइट नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के नुकसान के रास्ते में कूद रहा है और अपने बॉडी को इधर उधर फेंक रहा है। दूसरे शब्दों में कहो तो उसे परवाह नहीं है अगर वो मर भी जाता है तो। अब ये एनोइंग हो रहा है। वैसे भी अगर मैं उसकी ब्लड को टच भी कर लेता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। मैं क्या करूँ जिससे मैं उसके करीब पहुंच सकूं। मैं उसे पावरलेस कैसे बना सकता हूँ। और काजियो फिर से बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वह हैरानी से सोचता है कि ये क्या है, एक्सटिंगाइजर। और पीटर ने उसकी तरफ कुछ एक्सटिंगाइजर फेंक देता है, यानी जिससे आग बुझाता है। और साथ ही अपने पास से रूम कार्ड को निकाल के बड़ी तेजी से फेंकता है और वो रूम कार्ड के साथ ही उन एक्सटिंगाइजर को फोड़ देता है। तो काजियो सोचता है कि वो इन एक्सटिंगाइजर के साथ क्या प्लान बना रहा है। मैं श्योर हूँ कि वो इन्हें वेपन की तरह यूज करने की प्लान नहीं बना रहा है। क्या वो मेरे विजन को ब्लॉक करने के लिए फॉर्म का यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी उसे समझ आता है और कहता है कि नहीं, उसका गोल मेरे ब्लीडिंग को रोकना है। और देखते हैं कि उन एक्सटिंगाइजर के अंदर की फॉर्म की वजह से उसकी बॉडी में खून बहना रुक जाता है। और अपने मन में कहता है कि मैंने अब तक जिन लोगों के खिलाफ फाइट किया है वो सेम होते हैं। उनकी आंखें हमेशा लड़ने की इच्छा खो देता है। उन्होंने जो भी स्किल डेवलप किया है, उनके तैयार किए गए मेटिकुलस प्लान्स और उनके हिडन टेक्निक्स जब ये मेरे पास आए तो ये मीनिंगलेस हो गए। ये भी ऐसा ही होना चाहिए था, मैं जो उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ। और पीटर बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करके उसे हवा में उड़ा देता है और वो धड़ाम करके नीचे गिरता है। वो पीटर की अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो जगह तो पूरी तहस नहस हो गया होता है और वो दर्द के मारे खांस रहा होता है। तो काजियो पीटर को कहता है कि अगर तुम पीटर से कनेक्टेड हो तो या तो तुम ग्लोरी से जुड़े हुए हो या फिर उसके टच में हो। तुम डेफिनेटली एक ए रैंक के हो, नहीं एक डिसाइपल। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ये ना जान पाऊँ कि तुम जैसे एक पर्सन एग्जिस्ट करता है। तो फिर कौन हो तुम, आखिर हो कौन। वैसे ये सब कुछ जानना अब मीनिंगलेस है। अगर मैं अभी जिंदा भी बच जाता हूँ तो भी मैं यूजलेस होऊंगा, इसलिए मुझे मार डालो। तो पीटर उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है ना। यामातोगोमी ने वंडरिंग ब्लेड पर अटैक क्यों किया। तो ये सुन के काजियो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि अगर ये ग्लोरी का विकेड प्लान होता। ये सुन के काजियो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, ग्लोरी। तो पीटर उसे बताने लगता है कि तुम पुरानी बोतल में नए शराब नहीं डाल सकते। 10 साल पहले ग्लोरी का करंट बॉस ने न्यू डिसाइपल की भर्ती शुरू कर दी है और जापान के वंडरिंग घोस्ट क्लैन ने उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया। जापान के असैसिन का बेस्ट क्लैन जिसने 1000 सालों तक रूल किया, उसके लिए ये काफी आकर्षक रहा होगा। वो उस टाइटल को लेना चाहता था, लेकिन प्राइडफुल और स्ट्रॉन्ग क्लैन हेड ने उसके लोभ में नहीं आया और शायद इसी तरह उसने उस क्लैन के हेड को कुछ पूर्वाभास दिया जिसने उसे रिफ्यूज कर दिया था। और यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोरी का बॉस स्वॉर्ड घोस्ट के फादर को कहता है कि वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जाने बिना ही वंडरिंग घोस्ट क्लैन एक दिन मेरे हाथों में गिर जाएगा। और पीटर कहता है कि उसने अपना प्लान बदल दी क्योंकि उसके बढ़ाए हुए हाथ रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए वो वंडरिंग घोस्ट क्लैन को फोर्सफुली पहले अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाने के लिए मजबूर करने वाला था। और वंडरिंग घोस्ट क्लैन को छोड़ने के बाद वो सबसे पहले जिस पर्सन से मिला था वो है वंडरिंग घोस्ट क्लैन का दुश्मन यामातोगुमी। वंडरिंग घोस्ट क्लैन को बर्बाद करने के लिए यामातोगुमी का यूज किया।
और अंत में वंडरिंग घोस्ट क्लैन रातों रात ही गायब हो गया। ये एक भयानक हादसा था। उस रात के बाद तुमने उसके प्रिडिक्शन के मुताबिक एक्ट किया और इसे सच कर दिया। तुम दोनों के लिए जिन्होंने अपना बदला लेने के बाद जीने का इच्छा खो दी है, उन्हें ग्लोरी के डिसाइपल बनने का पोजीशन ऑफर किया और अंत में उसे वही मिला जो वो चाहता था। वो था तुम्हें पाने के लिए काजियो, वंडरिंग घोस्ट क्लैन का शैडो। ये क्रूर है लेकिन ये सच है। और पीटर की ये सभी बातों को सुनकर काजियो सोचता है कि मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है। ये यंग बास्टर्ड जरूरी बकवास कर रहा है। मैं किसी भी हालत में उसकी बातों में नहीं आऊँगा। और वो पीटर को कहता है कि मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ। तो पीटर कहता है कि अगर तुम इस पर विश्वास नहीं करते तो तुम अपने बॉस से क्यों नहीं पूछ लेते। नहीं, तुम राफेल से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। और ये सुन के काजियो हैरानी से सोचता है कि वो बॉस का कोड नेम कैसे जानता है। यानी ग्लोरी का बॉस का जो कोड नेम है वो राफेल है, जैसे कि यूका की कोड नेम साइमन दिया गया था या फिर स्वर्डघोस्ट। और हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजियो और स्वर्डघोस्ट पहली बार आया था। तब काजियो कहता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे कि आसमान में सिर्फ एक ही सूरज हो सकता है, वैसे ही मैं भी सिर्फ एक ही पर्सन की सेवा करूंगा। तो ये सुन के राफेल कहता है कि तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। मैं तुम्हारे मास्टर को साइमन नाम देता हूँ और तुम अपने मास्टर को सपोर्ट करो। और ये सब कुछ याद करके काजियो सोचता है कि ये सब बॉस का प्लान था। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये जो कह रहा है वो सच है तो फिर ये पूरा समय मैं नहीं, यूका और मैंने किस तरह की लाइफ जिए है। और ये सब कुछ सोच के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोचता है कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। मैंने चाहा कि यूका खुश रहे और मैं हमेशा उसके साइड उसके शैडो बन के रहना चाहता था और यही मेरे लिए काफ़ी था। अगर ये ग्लोरी के लिए नहीं था तो मैं एक डिसाइपल का ऑफर रिजेक्ट कर देता। अगर ये सेल्फिश और उसके साइड रहने का नहीं था, नहीं, अगर मैं शुरू से ही वंडरिंग घोस्ट क्ले में नहीं रहता था तो फिर यूका भी वो इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है, जबकि उसने दूसरे पर्सन का लाइफ बर्बाद कर दिया। कैसे कैसे। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो पीटर उसे कहता है कि अपने आप को ओवर एग्जट मत करो, तुम बस अपने दोनों पैर कबर में डाल रहे होंगे। तभी काजियो कहता है कि अभी तुम्हारा फ्रेंड्स डेंजर में होंगे। तो ये सुन के पीटर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो काजियो कहता है कि हमने पायरेट्स को उनकी तरफ भेजा है, ये शिप बहुत जल्दी ही डूब जाएगा। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। ये सुन के पीटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें जे और ह्योन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों सभी वीआईपीस को बोट में चढ़ा रहा होता है और चिल्ला के कहता है कि जल्दी करो यहाँ पर आ जाओ। बेहतर होगा कि तुम अभी वहाँ पर जाओ। हमारे पास यहाँ पर और भी लोग हैं जिन्हें बोट में चढ़ाने की जरूरत है, इसलिए प्लीज जल्दी करो। तभी कोई कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है हमारे परमिशन के बिना तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। ये आवाज़ सुन के सब लोग उस तरफ दिखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पायलट्स आगे होते हैं जिनके हाथों में गन होता है और वो लोग चिल्ला के कहता है कि यहाँ पर आओ ओशन के कमीनों, इन सभी को शूट करो और मार डालो। तो उन्हें देखकर सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर लेता है और वो लोग कहता है कि जल्दी करो, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो खुद को ज्यादा पुश मत करो। तो जे कहता है कि ह्योन अब हमें क्या करना चाहिए। तो ह्योन कहता है कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि अपने इस जीनियस नाइफ फाइटिंग बॉडी के साथ क्या करना है। वो लोग बहुत सारा है और अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, यहाँ पर सिर्फ हम ही दो है जो फाइट कर सकता है। तो ह्योन कहता है कि हे डरना मत। तो जे कहता है कि ये तुम खुद को कहो। तो ह्योन अपने मन में कहता है कि जे और मुझे 10-10 को पकड़ने की जरूरत है और उन लोगों ने तो गन्स भी पकड़ा हुए है। फक, अब मैं क्या करूं। अगर हम यहाँ पर गलत कदम उठाते हैं तो हम वीआईपी लोगों के साथ मर जाएंगे। और वो लोग कहता है कि केयरफुल रहो, वो तुम्हारे एवरेज क्लीनर्स नहीं है, अगर वो लोग थोड़ा सा भी हिलते हैं तो उन्हें गन से उड़ा दो। तभी वहाँ पर चोई यंगचंग कहता है कि रुको, चलो एक एग्रीमेंट करते हैं। तो वो गन वाला आदमी कहता है कि आखिर तुम कौन हो, निकलो यहाँ से। तो चोई यंगचंग कहता है कि अगर तुम मुझे अभी शूट कर देते हो तो तुम्हें इसके लिए रिग्रेट होगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो तुम अपने पूरे जिंदगी में भी कभी हासिल नहीं कर सकते। तो वो गन आदमी कहता है कि इसे खींचना बंद करो एशियन आदमी, मेरा दोबारा बेवकूफ बनने का प्लान नहीं है। तो चोई यंगचंग कहता है कि मैं चोई यंगचंग हूँ देहा ग्रुप से, मैं सबसे सच में तुम लोगों को वो दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो,
इसलिए प्लीज एक एग्रीमेंट करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि फाइन मिस्टर चोई, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए है, वो है उसका गर्दन यानी पीटर का। तभी जे और ह्योन बड़ी तेजी से उनके तरफ भागने लगता है और ह्योन चिल्ला के कहता है कि जे ये मजेदार था। तो जे भी कहता है कि ह्योन चलो अब हेवन में जाके मिलते हैं। यानी इन दोनों को लगता है कि ये लोग यहीं पर मरने वाला है। और इधर पीटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजिया उसे कहता है कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो, अगर तुम नहीं गए तो वो लोग मर जाएगा। तो पीटर मुस्कुरा के कहता है कि इट्स फाइन, अगर मैं नहीं भी जाऊं तो भी वहां पर ग्लोरी का एक किलर मौजूद है। तो ये सुन के काजियो कहता है कि गन्स के खिलाफ ग्लोरी के किलर्स सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपनी मौत को एक्सेप्ट करना। तो पीटर कहता है कि ये कुछ हद तक सच है, लेकिन ये नॉर्मल केसेस में है। तो ये सुन के काजियो हैरानी से सोचता है कि क्या। तो पीटर कहता है कि हाँ, इस बोट पर यह एक ऐसा किलर है जो एवरेज गाय नहीं है, कोई ऐसा पर्सन जो डिसाइपल है। और बोट में देखते हैं कि किसी ने एक का गन को एकदम काट दिया होता है बीच में से, और बड़ी तेजी से उन सभी के ऊपर अटैक करके सामने गुजर जाता है। और ये होता है हमारा साइमन, जो अपने उल्टे हाथों से स्वord चला रहा होता है। और उसे इस तरह से देखकर जे ह्यून और मिस्टर चोई तीनों ही हैरानी से बस एक ही चीज सोचता है, उसने एक ही पल में बंदूकों को काट डाला। और वो गन्स वाले आदमी कहता है कि क्या वो मरा नहीं है, अपने पास मौजूद सभी गन्स को निकालो और उसके करीब मत जाओ, वो सिर्फ एक हाथ का स्वर्ड्समैन है, हम जीत सकते हैं अगर हम उसके करीब न जाए तो। और यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हमारा पीटर और साइमन जवान था। तब पीटर उसे पूछता है कि साइमन, तुम्हारे मुताबिक एक स्वर्ड्समैन के लिए सबसे क्रिटिकल मोमेंट कब है। तो ये सुन के साइमन कहता है कि हे ऊपर वाले, आप ऐसा चीज के बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं जो कभी नहीं होगा, आप कुछ रिडिकुलस कह रहे हैं। तो पीटर कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि ऐसा कब होगा। तो साइमन कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा कभी हो भी सकता है। तो पीटर कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन मोमेंट में से एक है जब वो अभी अपने एक आर्म को खो देगा और स्वord पकड़ने का लायक नहीं होगा। अगर तुम अपने एक हाथ को खो देते हो और स्वord नहीं पकड़ सकते, तब तुम क्या करोगे। तो ये सुन के साइमन कहता है कि तो फिर मैं सरेंडर कर दूंगा। ये सुन के पीटर कहता है कि सीरियसली। तो साइमन कहता है कि आप जानते हैं ना, अगर मैं अपने एक हाथ को खो देता हूँ तो मैं सीरियसली एक नूडल सूप खोलने के बारे में सोचूंगा। अगर मैं ओनर हूँ तो मैं जी भरकर खा सकता हूँ। तो ये जवाब सुन के तो पीटर कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुमसे डिसेंट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता। तो साइमन कहता है कि क्या, मैं आपके लिए जितना नूडल चाहे उतना बना दूंगा। फिर शाम हो जाता है और एक जगह के बाहर दो आदमी बातें कर रहा होता है और हमारा पीटर भी उस जगह से गुजर रहा होता है। तो उन दोनों की बातों पर उसका ध्यान जाता है, जहाँ पर वो आदमी कहता है कि वो डिस्गस्टिंग बास्टर्ड, वो पागल, क्या उसका एक स्क्रू ढीला है। रुको, मेरा ये मतलब नहीं था। इस दुनिया में किस तरह का पागल आदमी होगा जो अपने हाथ को तोड़ देता है ताकि वो ट्रेनिंग ले सके। और ये सुन के पीटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें साइमन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक आर्म को अपने तोड़ लिया होता है और अपने उल्टे हाथों से स्वord प्रैक्टिस करने लगता है। और पीटर बड़ी तेजी से वहां पर जाता है और कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो साइमन उसे देखकर कहता है कि आप वापस आ गए। तो पीटर उसे कहता है कि तुम रास्केल रिलैक्स होना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो, क्या तुमने सच में अपने हाथ को तोड़ लिया, पर क्यों। तो साइमन कहता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे लिए नूडल्स बनाने से भी काफी डिफिकल्ट है। तो पीटर चिल्ला के कहता है कि ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तो साइमन कहता है कि हालांकि मैं अभी सीरियस हूँ, आप बस इंतजार करें, एक दिन जब मैं और स्वर्लिंग स्वord नहीं कर पाऊंगा, उस दिन वो दिन होगा जिस दिन मैं एक अलग ही स्वर्लिंग स्वord में परफेक्ट हो जाऊंगा। और प्रेजेंट में चो यंगचंग वो साइमन को देखकर हैरानी से अपने मन में कहता है कि ये तो एक कॉमन नॉलेज है, एक स्वर्ड्समैन को अपने दोनों हाथों से ही स्वord को पकड़ने की जरूरत है और एक शूटर को ट्रिगर खींचने के लिए उनकी उंगलियों की जरूरत होता है। फिर भी आप उस स्टेटस क्वो को तोड़ रहे हैं। और हमारा साइमन बड़ी तेजी से उन लोगों के ऊपर कट लगा के आगे गुजर जाता है और ये होता है साइमन का लेफ्ट हैंडेड स्वर्लिंग कट। और वो पीटर को कहता है कि मैंने आपको कहा था ना ब्रदर कि मैं इसे परफेक्ट करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।